गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट टॉपिक्स में फाउंडेशन और फ्लोर्स के बारे में बात की थी। फ्लोर्स का हमने एक ओवरव्यू लिया था कि फ्लोर्स क्या होता है। आज हम बात करेंगे डिटेल डिस्कशन फ्लोर्स के ऊपर और ब्रिक मेसनरी के ऊपर। अब बच्चों जैसा कि आप जानते हो सबसे पहले फ्लोर्स। अब फ्लोर्स मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि फ्लोर इज़ अ एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग विच प्रोवाइड लेवल्ड सरफेस टू इनमेट और स्मूथ सरफेस टू रेसिडेंट। मतलब कि हम एक ऐसा एलिमेंट बना के दे रहे हैं हमारे कस्टमर को या हमारे इनमेट्स को, जहाँ पर हमारा मेन मकसद है उसे एक प्रॉपर लेवल्ड सरफेस देना, जिससे कि उसे उस में रहते समय कोई भी परेशानी वहाँ पे फेस ना हो। अब लेवल्ड सरफेस के साथ साथ हम स्मूथ सरफेस भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि स्मूथ सरफेस हर मामले में बहुत अच्छा होता है किसी भी इनमेट्स के लिए, चाहे वो उसके मेंटेनेंस को लेके हो, चाहे वो उसकी साफ़ सफाई को लेके हो, चाहे वो किसी भी काम को, लिविंग एक्टिविटीज़ की अपन बात कर रहे हैं। तो बच्चों डेफिनेशन के हिसाब से क्या कहते हैं, फ्लोर इज अ एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग विच प्रोवाइड लेवल्ड सरफेस टू इनमेट्स एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर लिविंग एक्टिविटी। सिंपल डेफिनेशन है, फ्लोर एक ऐसा एलिमेंट है बिल्डिंग का जो लेवल्ड सरफेस प्रोवाइड करता है बिल्डिंग के अंदर रहने वालों को, और वहाँ पे लिविंग एक्टिविटीज़ करने के लिए स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। नाउ बच्चों फ्लोर के टाइप्स मैंने बताए थे। तो फ्लोर के टाइप सबसे पहले ब्रिक फ्लोर, दूसरे नंबर पे सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, तीसरे नंबर पे सेरेमिक फ्लोर, चौथे नंबर पे प्रीकास्ट फ्लोर, उसके बाद फ्लैग स्टोन फ्लोर, फिर आता है वुडन फ्लोर, फिर आता है मोजाइक फ्लोर, फिर आता है टेराजू फ्लोरिंग, है ना। अब आप इसे ब्रिक फ्लोरिंग भी बोल सकते हैं, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग भी बोल सकते हैं। सारे फ्लोर्स के नाम पे अपन फ्लोरिंग और फ्लोर एक सेम ही प्रोसेस है। फ्लोर उस एलिमेंट का नाम है और फ्लोरिंग उस प्रोसेस का नाम है ना। अब बच्चों अपन बात कर रहे हैं कि एक अब जब फ्लोर अपन बनाते हैं तो फ्लोर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो पार्ट्स ऑफ फ्लोर के नाम से मैंने ये स्लाइड प्रेजेंट की है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बेटा, सबसे नीचे लिखा हुआ है कंक्रीट सब स्ट्रेट। तो इसे हम सब ग्रेड भी बोल सकते हैं। सब स्ट्रेट का मतलब है कि सबसे पहले हम जब पूरा फ्लोर बिछ जाता है, एक लेवल सर्फेस मिल जाता है, सबसे पहले हम बिछाते हैं कंक्रीट। फिर कंक्रीट के पीछे हमें ये सब पहली बार आप पढ़ रहे होंगे स्क्रीड। स्क्रीड का मतलब होता है बेटा एक ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर हम हमारे फ्लोर फिनिश को सेटल कर पाएँ या रख पाएँ। ठीक है, तो जैसे आप समझते हैं पहले हमने कंक्रीट बिछाया, कंक्रीट के बाद हमने बॉन्डिंग एजेंट। तो बॉन्डिंग एजेंट मतलब कि दोनों को जोड़ने के लिए एक हमने लिक्विड प्रोवाइड किया, चाहे वो एडहेसिव हो, चाहे वो सीमेंट का घोल हो, चाहे वो आपको ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल पे आप समझ सकते हैं। जब भी कोई रोड बनती है तो रोड से पहले हम एक किसी भी टाइप के स्प्रेयर से हम एक लिक्विड स्प्रेड करते हैं, जिससे हमारा जो मटेरियल है वो वहाँ पे सेटल हो पाए। तो वो आप बॉन्डिंग एजेंट समझें। फिर स्क्रीड का मतलब होता है सैंड और सीमेंट का मोर्टार, जिसके ऊपर हम फ्लोर फिनिश को रख पाएँ। स्क्रीड में बेसिकली मोर्टार होता है 1:4 का, 1:6 का, इवन 1:3 का भी हो सकता है। ये 1:3, 1:4 और 1:6 मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि 1 सीमेंट है और 6 रेशो सैंड है, वो भी फाइन सैंड। ठीक है। अब बच्चों जब अपन बात करते हैं तो इसके बाद जब अगला स्टेप जो आएगा उसमें ये आता है कि भैया ब्रिक फ्लोर। अब आप ये समझिए कि ब्रिक फ्लोरिंग एक टाइप की सबसे एंशियंट टाइम से चली आने वाली फ्लोरिंग, जहाँ पे टॉप सरफेस जो है वो ब्रिक का बना हुआ होता है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझिए कि ब्रिक का जो बना होता है पोर्शन, तो इसका मतलब जब पहले के समय पे कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं था, हमें लेवल्ड सरफेस प्रोवाइड करने के लिए अर्थ सरफेस होती थी या फिर मेंटेनेंस बहुत करना पड़ता था, तो हम क्या करते थे, उसके ऊपर ब्रिक्स जमा दिया करते थे। ये बहुत पुरानी बात है। ब्रिक फ्लोरिंग पे बेटा ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ जगह पे ब्रिक्स का पाउडर भी फाइनल फिनिश पे किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्या लिखा हुआ पहले ये पढ़ते हैं। Brick floor is defined as a floor surface constructed out of many individual brick laid like tiles। मतलब हमने टाइल्स की तरह ब्रिक को इंडिविजुअली वहाँ पे बिछा दिया, आइदर विथ मोटार और विदाउट मोटार। भैया हम चाहे तो मोटार लगा भी सकते हैं और चाहे तो मोटार नहीं भी लगाएं, क्योंकि ब्रिक इतनी हैवी होती है कि वो अपनी जगह पे आराम से सेट हो जाएगी। ठीक है, सेट हो जाएगी मतलब जमी रहेगी। ठीक है। और ग्राउटिंग का मतलब होता है, एक नया शब्द आप जो पढ़ रहे हैं, ग्राउटिंग का मतलब होता है बच्चों कि वहाँ पे वो चीज़ उसको दबा के पुश की जाए वहाँ पे। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है रेड ब्रिक इज़ यूज्ड फॉर फ्लोरिंग विच इज़ मेड फ्रॉम क्ले। तो ब्रिक नॉर्मली क्ले से ही बनती है। क्ले का मतलब बेसिकली मिट्टी होता है। रेड ब्रिक इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड लीडिंग बिल्डिंग मटेरियल बिकॉज इट इज़ चीप। तो भैया ब्रिक क्यों यूज़ होती है, क्योंकि ये भैया बहुत कॉमन बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल जाती है, सस्ती होती है, हार्ड होती है, ड्यूरेबल होती है और बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ज़्यादा केयर इसमें नहीं लगता है। फिर इसके बाद लिखा है कि ब्रिक फ्लोरिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम पेवर्स विच आर थिनर देन रेगुलर ब्रिक्स।
ब्रिक फ्लोर जो है वो कैसे आई है, वो भाई पेवर था। पेवर मतलब क्या होता है, जो आप अक्सर रोड में देखते हैं कि फुटपाथ में जो पेवर ब्लॉक लगते हैं उसकी जगह पे हम ब्रिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिक्स वॉल में भी यूज़ होती हैं और एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी है। नाउ brick flooring is commonly used in godowns, warehouse, residential house, garden, road and areas where good bricks are available। तो सबसे पहले जहाँ पे ब्रिक्स अवेलेबल होगी वहाँ पे हम वहाँ पे ये ब्रिक्स फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। गोडाउन में बहुत कॉमन है। गोडाउन के बाद हमारा रेसिडेंशियल हाउस में भी लगती हैं, और कई कई विलास में जो रास्ता वगैरह बनाते हैं जिसमें हम चलते हैं पैदल, कई बार आपने अक्सर पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह में जब आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे आप ब्रिक फ्लोर देख सकते हैं कि कोई रोड के ऊपर वहाँ पे ब्रिक फ्लोरिंग कर दी जाती है। अब बच्चों जब ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये स्मूथ सरफेस है, ब्रिक स्मूथ ब्रिक्स को यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसके ऊपर ब्रिक का एक पॉलिश किया गया है। बेटा एक टाइप की ब्रिक फ्लोर और होती है जहाँ पे हम फ्लोर फिनिश, अब मैंने फ्लोर फिनिश का यूज़ कर रहा हूँ। फ्लोर फिनिश का मतलब होता है कि जो सबसे टॉप की लेयर है हम वहाँ पे ब्रिक्स का पाउडर डाल के उसे एडेसिव के साथ आपको जैसे आप जैसे लेपन करते हैं, जैसे हम उसके ऊपर लेड कर देते हैं। ठीक है, लेड करना मतलब बिछाना, और लेपन बिल्कुल सिंपल, जैसे आपने अक्सर देखा होगा दिवाली वगैरह में हम हमारे ग्राउंड्स को आपके किसी भी मटेरियल से हम उसे साफ़ करते हैं तो हम उसे एक ब्रिक के पाउडर को भी हम टॉप सरफेस में उसको पूरा बिछा टॉप सरफेस में विथ वाटर के साथ हम उसे फैला देते हैं और इससे वो पूरा पक्का हो जाता है। इससे बहुत स्मूथ सरफेस मिलता है ब्रिक की तुलना में। तो जब नॉर्मल मटेरियल अवेलेबल नहीं थे तो तब हम वहाँ पे ब्रिक फ्लोरिंग यूज़ करते थे। ब्रिक फ्लोर में ब्रिक सिंगल सिंगल इंडिविजुअल भी यूज़ की जाती हैं, और बहुत माइनर जगह में स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने के लिए नॉर्मली अक्सर आपने गांव वगैरह में मकान पे देखेंगे तो ब्रिक का पाउडर नॉर्मली एडहेसिव मटेरियल के साथ वहाँ पे पूरा बिछा दिया जाता है। इसके बाद बच्चों बात आती है सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, एक टाइप का ऐसा फ्लोर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे नाम से सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। बेटा इसका मतलब ये समझिए कि जो आपने 4 लेयर देखी, अब अभी 4 लेयर की मैंने बताई, तो सबसे पहले कंक्रीट सबस्ट्रेट पड़ा था आपने, तो पूरा कंक्रीट बिछाया, फिर इसके ऊपर बॉन्डिंग एजेंट बिछाया, फिर हमने स्क्रीड बिछाया, स्क्रीड के ऊपर फ्लोर फिल्म बिछाया। सीमेंट कंक्रीट फ्लोर में ये सब नहीं लगता। सीमेंट कंक्रीट में सिर्फ हमने सीमेंट कंक्रीट बिछाया, उसके ऊपर हमने अपना एक जो फ्लैटर होता है फ्लैटर से हमने उस पूरे सरफेस को स्मूथ कर दिया। अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लोरिंग यूज्ड इन बोथ रेसिडेंशियल एज वेल एज पब्लिक बिल्डिंग। तो आप जानते हैं कि भैया सीमेंट कंक्रीट फ्लोर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, चाहे वो पब्लिक हो या रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो। ठीक है, नॉन ऑब्जर्वेंट नेचर, ड्यू टू इट्स नॉन ऑब्जर्वेंट नेचर, और ओइंग का मतलब होता है उसके पास होता है। नॉन ऑब्जर्वेंट नेचर का मतलब क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर एक ऐसा फ्लोर होता है जो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्व बहुत आसानी से नहीं करता है, और जिस वजह से ये एब्जॉर्व नहीं करता उसकी वजह से कि भाई ये वाटर स्टोरेज में भी काम आ जाता है, ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, स्मूथ सरफेस होता है, प्लीजिंग एंड अपीयरेंस मतलब बहुत अच्छा दिखता है, और इसकी वेयरिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, मतलब इसको मतलब कि कोई भी लोड को बहुत आसानी से झेल सकता है, इजी मेंटेनेंस एंड इकोनॉमिकल। तो ये बेसिकली डिमेरिट्स हैं, सॉरी मेरिट्स हैं। तो जब अपन बात करते हैं बेटा सीमेंट कंक्रीट फ्लोर में, जब भी अपन बात करेंगे तो इसके कई कॉमन क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। तो अब आपने ये देख लिया भैया, देखो ये सबसे पहले भैया कि पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। नॉन ऑब्जर्वेंट, एब्जॉर्वेंट का मतलब होता है भाई किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से अंदर नहीं लेगा, और जब किसी को सूखेगा नहीं तो ख़राब भी नहीं होगा, बहुत आसानी से स्मूथ सरफेस मिल जाता है। प्लीजिंग एंड अपीयरेंस मतलब कि अच्छा दिखता है। गुड वेयरिंग प्रॉपर्टी मतलब बहुत आसानी से लोड बेयर कर लेता है। इजी मेंटेनेंस का मतलब कि कोई भी चीज़ यहाँ पे हमें दोबारा एक बार हमने बना दिया, इसके बाद दोबारा कोई मेंटेनेंस नहीं करता, बस सिंपल हम साफ सफाई कर सकते हैं, और ये इकोनॉमिकल है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों बात आती है कि लास्ट में क्या है, एंड इट रिक्वायर प्रॉपर अटेंशन वाइल लेइंग एज डिफेक्ट एज केयरलेसली मेड फ्लोर कैन नॉट बी रेक्टिफाइड इजीली। तो एक इसका एडवांटेज ये, सॉरी डिसएडवांटेज ये होता है कि इसको बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। कारण सिर्फ ये होता है कि बिछाने के एक बार जब ये बिछ गया उसके बाद हम इसको दोबारा किसी भी चीज़ को इसको फाइंड कर पाना कि कहाँ पे वो खाली है या कहाँ पे उसके एयर वॉइड आ गए हैं, वहाँ पे उसको हमें फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि भाई इसको रेक्टिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि भाई कहाँ पे कोई पोर्स वगैरह रह गए हैं। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो सीमेंट कंक्रीट फ्लोर बहुत सिंपल मकान के अंदर बिछा दिया गया है, बस आप देख पा रहे होंगे। अब बच्चों इसके बाद आता है प्रीकास्ट टाइल फ्लोर। प्रीकास्ट टाइल फ्लोर की बात आती है, मैंने आपको बताया था कि टाइल्स से बना हुआ फ्लोर प्रीकास्ट टाइल कहलाता है। तो आप ये समझिए कि मैंने जो आपको सबसे पहले पार्ट ऑफ फ्लोर बताए उन 4 पार्टों में अभी मैंने सबसे पहले ब्रिक्स बिछाई थी, ब्रिक के बाद मैंने उसके बाद अभी मैंने आपको सीमेंट कॉन्क्रीट बताया, और अब मैं बता रहा हूँ टाइल्स। टाइल्स एक ऐसा मटेरियल है जो ऑलरेडी पहले से बनाया रहता है, पहले से बनाया हुआ मतलब कि प्री कास्ट। ठीक है,
अब लिखा है कि अ टाइल इज अ थिन ऑब्जेक्ट यूजुअली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, टाइल एक टाइप का ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्क्वायर्स और रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल होता है। दूसरा, टाइल इज अ मैन्युफैक्चर्ड पीस ऑफ हार्ड वियरिंग मटेरियल सच एज सेरेमिक, स्टोन, मेटल। टाइल्स एक टाइप का ऐसा मटेरियल है जो किसी भी चीज़ को आसानी से बियर कर लेता है और सेरेमिक का बना होता है, जो पकाई जाती है मिट्टी के साथ फॉर रूफ को कवर करने के लिए और फ्लोर के लिए और वॉल के लिए। इसके बाद बच्चों देखिए, अब आप जो जो देख रहे हैं सामने की तरफ बेटा, ठीक है, ये जो आपको छोटी छोटी यहाँ पे टाइल दे रही है, टाइल्स के बहुत सारे साइज में अवेलेबल होती है। 2200 x 2200 में भी होती है, 2100 x 2200 में भी होती है, 2400 x 2400 में। ये की बात कर रहा हूँ बच्चों में। ये फिट में भी आती है, में भी आती है। तो आपको डायमेंशन बस पढ़ना, बाकी ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 2 फीट बाय 2 फीट की भी आती है, 1 फीट बाय 1 फीट की भी आती है। ठीक है, अब इसके बाद आपको कौन सी यूज़ करना, आपके एरिया के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आप उससे यूज़ कर सकते हैं ना। इसके बाद बच्चों एक सबसे कॉमन आता है फ्लैग स्टोन फ्लोर। एक ऐसा फ्लोर है जो नॉर्मली आपको हर जगह बहुत ज़्यादा वाइड वाइड लेवल में, वाइड यूज़ में दिख जाएगा। फ्लैग स्टोन तो मैंने आपको बताया था फ्लैग स्टोन किससे फैलते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, फ्लैग स्टोन इज डिफाइंड एज लेमिनिस्टेट, ठीक है, लेमिनस्केट सैंड स्टोन विच इज़ अवेलेबल इन एडिक्वेट थिकनेस। भैया तो ये अर्थ मतलब कि अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, और एक भैया बहुत पतले पतले सैंड स्टोन्स होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लोर फिनिश में। ठीक है, आप तो सिर्फ समझिए कि फ्लैग स्टोन इज अ चिप्स ऑफ स्टोन विच इज़ अवेलेबल इन थिन थिकनेस, है ना। अब लिखा है द फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग में भी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। तो भैया जो आप फ्लैग स्टोन यूज़ करेंगे वो फ्लैग स्टोन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर दोनों हो सकता है। इसके लिए इसमें ये सिर्फ लिखा हुआ है कि विड्थ इज शुड बी नॉट लेस देन 38 सेंटीमीटर। तो उसकी जो विड्थ है वो 38 सेंटीमीटर से छोटी नहीं होना चाहिए, और थिकनेस जो है वो 20 से 40 के आसपास होती है। तो आप सिर्फ समझिए कि स्टोन्स के वो लेयर्स जो 20 से 40 थिकनेस में अवेलेबल होते हैं और 38 सेंटीमीटर से कम नहीं होंगे, वो कहलाएंगे फ्लैग स्टोन। फ्लैग का मतलब होता है झंडा, स्टोन का मतलब होता है पत्थर। और झंडा एक खास बात ऐसा होता है, झंडा की लेंथ ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। ठीक है, तो आप बस इससे समझिए इसको कि भाई झंडे में भी ऐसे, इसका वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं कि भाई विड्थ कम होगी और लेंथ ज़्यादा हो सकती है, या फिर लेंथ कम होगी और विड्थ ज़्यादा हो सकती है। झंडा मतलब कि जिसकी थिकनेस कम हो, बेसिकली कहना हमारा ये है। ठीक है, तो भैया वेरी इस यहाँ लिखा हुआ है थिकनेस 20 से 40 वैसे 50 का स्टोन भी हम यूज़, 50 थिकनेस का भी स्टोन हम यूज़ कर लेते हैं आपके फ्लोर फिनिश के लिए, है ना। अब इसके बाद लिखा है कि द सबग्रेड फॉर फ्लैग स्टोन इज फ्लोरिंग इज प्रिपेयर्ड बाय लेइंग अ 10 to 15 सेंटीमीटर। स्टोन जो अपन बिछाएंगे वो बिछाते हैं सबग्रेड के, भाई किसी मटेरियल के ऊपर जो आपका स्प्रीड हम बिछाते हैं, तो भाई वहाँ पे हम बिछाते हैं कि लाइम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट हम बिछाते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास की, और उसके ऊपर हम हमारे स्टोन्स को रख देते हैं। अब कितने टाइप के फ्लैग स्टोन यूज़ होते हैं हमारे फ्लोर्स में, तो पहला लिखा है रेड स्टोन। तो अब रेड स्टोन मतलब कि लाल पत्थर, जो आपने अक्सर देखा होगा नदियों के घाट पे, आपने जो पत्थर देखा है वो रेड स्टोन कहलाता है। इसके बाद आप जो आपके जो नॉर्मल पुराने घरों में आप देखेंगे कि जो पर्शियन आंगन वगैरह में लगाया जाता है, जिसके ऊपर स्लिप नहीं होता पैर हमारा, बहुत आसानी से हमारा पैर वहाँ पे ग्रिप बन जाती है, उसे हम रेड स्टोन बोलते हैं। हिंदी में इसे हम चीप भी बोलते हैं। ठीक है, कोटा स्टोन। कोटा स्टोन एक टाइप का ऐसा स्टोन है जो कोटा में मिलता है, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं नॉर्मली हॉस्पिटल्स वगैरह में बहुत आसानी से अवेलेबल है, बहुत अच्छी कॉस्ट में अवेलेबल है और ड्यूरेबल होता है। कोटा से आता है ये स्टोन। धौलपुर एक जगह है राजस्थान में जहाँ से स्टोन बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। वहाँ के स्टोन की भी खास बात है, हम उसे फ्लोरिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको धौलपुर स्टोन लगाना है कि कोटा स्टोन लगाना है। फिर इसके बाद मार्बल आता है, तो मार्बल आप जानते हैं मार्बल सबसे महंगा स्टोन है। कुछ रेसिडेंस या कुछ मकान के मालिकों की डिमांड होती है कि भैया उन्हें मार्बल लगाना है, तो मार्बल भी लगा सकते हैं आप। फिर इसके बाद ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट आप देखते हैं किचन में लगता ही है। फिर इसके बाद इम्पोर्टेड स्टोन। तो इम्पोर्टेड स्टोन में बेटा इटालियन मार्बल आता है। इटालियन मार्बल मतलब कि एक टाइप का स्पेशल स्टोन जो बहुत ही हाई सोसाइटी वाले क्लास हाउसेज में यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद बेटा कुछ फ्लैग स्टोन फ्लोर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए बताया जा रहा है आपको कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पूछे जाते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला इसका मेरिट्स क्या है कि इट इज़ हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंस टू वियर एंड टीयर एज सच इज़ यूज टू वर्कशॉप। तो भैया ये सबसे बड़ी बात है, हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है और बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को वियर कर लेता, मतलब सह लेता है। तो इसलिए ये वर्कशॉप में, गैराज में और गोडाउन में यूज़ किया जाता है। फिर इजीली रिपेयरेबल। भैया यदि एक पत्थर डैमेज हो गया तो हम एक पत्थर को निकालेंगे और फिर दोबारा रख देंगे, बहुत आसानी से रिपेयर हो जाता है। फिर लिखा है बहुत आसानी से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है।
मतलब कि जब हमने पूरी चारों लेयर बिछाई और आखिर में जब हमने सीमेंट मोर्टार बिछाया या लाइम मोर्टार बिछाया, उसके ऊपर हम स्टोन को काट काट के रख सकते हैं या कटे कटाए पीस में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद लिखा है इन स्टोन डिस्ट्रिक्ट इट कैन बी यूज्ड विद इकोनॉमी। तो भैया जिस जिस जगह पे स्टोन ये अवेलेबल है तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं और वहीं की वहीं यूज़ भी हो जाते हैं। इसके बाद कुछ डीमेरिट्स हैं बेटा इस फ्लैग स्टोन के, तो वो भी लिखे हुए हैं। फिर है कि भाई इट डज नॉट गिव अ प्लीजिंग अपीयरेंस, हैंस इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्रोवाइडेड लाइक रेसिडेंशियल बिल्डिंग और इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग। तो कभी अब जैसे भाई देखिए, अब स्टोन है तो स्टोन धीरे स्टोन में एक खास बात होती है, जैसे जैसे हम इसकी साफ सफाई और पॉलिश करते हैं, घिसाई करते जाएंगे, वैसे वैसे ये और साफ और शाइनिंग होता जाता है। तो इसका एक ये है कि भाई ये उतना ज़्यादा प्लीजिंग अपीयरेंस नहीं देता है टाइल्स के मुकाबले, तो इस वजह से ये बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग जैसे म्यूजियम्स और आगे बात करें तो अपन जैसे कि बैंक वगैरह में नॉर्मली यूज़ ये नहीं होता है। इसके बाद इट्स यूजेज इज़ नॉट कंफर्टेबल। तो भैया कभी कभार ये होता है कि जो पत्थर लगाए जाते हैं इसका सरफेस एक आध पत्थर ज़्यादा रफ हो गया, कोई पत्थर ज़्यादा रफ नहीं हुआ, तो भाई ये कंफर्टेबल नहीं होता थोड़ा सा, कभी कभार नॉर्मली ऐसा भी होता है। वैसे तो हम जब इस मकान में इसको यूज़ करेंगे तो भाई वैसे हम ये करके देखेंगे भाई सारे पत्थर एक जैसे हों, साफ बराबर पॉलिश हों। अब इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ स्टोन लगे हुए हैं, ये इसकी आप ये है फ्लैग स्टोन फ्लोर का एक टाइप। इसके बाद बेटा वुडन फ्लोर। वुडन फ्लोर आप जानते हैं एक टाइप का ऐसा फ्लोर जिसमें फ्लोर फिनिश जो होता है, जो आखिरी का टॉप सरफेस है वो वुड का बना हुआ हो। वुडन फ्लोर को हम टिम्बर फ्लोर नहीं बोल सकते, क्योंकि वुडन वुडन फ्लोर ही एक ऐसा फ्लोर है जहाँ पे हम नॉर्मल वुड भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम वो वुड का यूज़ करेंगे जो टर्माइट वगैरह से सेफ रहेगी। हमारा मेन टारगेट रहेगा कि भाई ये बहुत लंबे टाइम तक चले। वुड फ्लोरिंग इज एनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टिम्बर दैट इज डिजाइन फॉर यूज ऑफ फ्लोरिंग। तो भैया टिम्बर से भाई एनी प्रोडक्ट मतलब जो वो वुड जो टिम्बर से बनाई गई है और उसे हम फ्लोर पे यूज़ कर लें स्ट्रक्चरल वे में। और एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है जितना सुंदर वो दिखे। वुड इज एन कॉमन चॉइस एज अ फ्लोरिंग मटेरियल कैन कम फ्रॉम वेरियस स्टाइल। तो भैया वुड के साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत कॉमन है फ्लोरिंग में, क्योंकि भाई बहुत सारे टाइप में अवेलेबल है, बहुत सारे कलर में अवेलेबल है, बहुत सारे कट में अवेलेबल है और बहुत सारे स्पेसिस मतलब टाइप्स में। स्पेसिस मतलब अलग अलग मटेरियल के अलग अलग इसके कंटेंट डेंसिटी के हिसाब से ये अवेलेबल होते हैं मार्केट में। बैम्बू फ्लोरिंग इज ऑफन कंसिडर्ड इन अ फॉर्म ऑफ वुड फ्लोरिंग। भैया बैम्बू फ्लोरिंग भी की जाती है। तो बैम्बू फ्लोरिंग आप जानते हैं कुछ कुछ बिल्डिंग ऐसी होती है जहाँ पे हमारे कस्टमर की डिमांड होती है कि उसे नेचर वाला या नेचर से थोड़ा सा पास फील होने के लिए हम क्या करते हैं, बैम्बू को नीचे बिछा देते हैं। बैम्बू एक टाइप का पेड़ होता है आप जानते हैं जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है और उसकी डायमीटर या फिर उसकी जो आपका उसकी जो मतलब लंबाई बहुत ज़्यादा होगी और उसका डायमीटर कम होता है। तो बैम्बू की फ्लोरिंग भी कर सकते हैं। कई अक्सर मकानों आपको जो होटल वगैरह में ये दिख सकता है आपको। ये जो आप देख रहे हैं फ्लोर फिनिश पे आप टॉप पे देख रहे हैं वुड का फ्लोर है। नॉर्मली आपको ये जिम में दिख जाएगा, नॉर्मली आपको डांसिंग जो डांस वाला पोर्शन है वहाँ दिख जाएगा, गेमिंग अरेना है वहाँ पे दिख सकता है। जहाँ पे हमारी स्पेशल डिमांड पे ही हम वुड का, वैसे वुड नॉर्मली सरकार प्रेफर नहीं करती क्योंकि वुड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वुड हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सी घातक है, क्योंकि वहाँ से हम जो मटेरियल लेंगे ये हमारे पेड़ पौधे वगैरह कट्स के ही आती है। इसके बाद बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है टेराजू फ्लोरिंग। टेराजू फ्लोरिंग बहुत कॉमन क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि ये फ्लोरिंग नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। टेराजू इज एन कंपोजिट मटेरियल पोर्ड, ठीक है, इन प्लेस और प्रीकास्ट। भैया तो ये टेराजू एक टाइप का कंपोजिट मटेरियल है जो वॉल में भी यूज़ होता है और फ्लोर में भी यूज़ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ चिप्स ऑफ मार्बल, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, ग्रास और अदर सुटेबल मटेरियल। कोई भी पत्थर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो बेसिक टुकड़े पड़े होते हैं हम उसके द्वारा सीमेंट बाइडर मटेरियल के साथ हम उसे फिल कर देते हैं और उसके ऊपर पॉलिश कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी स्टोन बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं तो जब हम उसको यूज़ करें तो पत्थर क्रैक भी होंगे, डैमेज भी होंगे। तो हम बिल्डिंग को डेकोरेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो 4 लेयर तो बिछाते हैं, तो हम पहले उसमें कंक्रीट बिछाएंगे, कंक्रीट के ऊपर हमने बीच में बाइंडिंग मटेरियल बिठाया, बाइंडिंग के ऊपर हमने स्प्रीड बिछाया, स्क्रीड के ऊपर हम आखिर में सीमेंट का सैंड का मोर्टार बिछाते हैं, उसके आसपास हम पत्थर लगा देते हैं। जो रैंडमली पत्थर हमारे पास बचा है हम उसे रैंडमली जमा देंगे और उसके आसपास पूरी सीमेंट भर देंगे और इसके बाद हम उसे पॉलिश कर देंगे। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मेटल स्ट्रिप्स ऑफन डिवाइड सेक्शन। कई बार आपने देखा होगा कि ये जो डॉटेड बने, ये जो पोर्शन आपके जो जो बीच में टेराजू हम बनाते हैं, टेराजू फ्लोरिंग जो करते हैं, इसके बीच में वाइट कलर की पट्टी होती है। तो हम बीच में मेटल की स्ट्रिप भी लगा सकते हैं, चाहे वो मेटल की किसी लोहे की बनी हो, एल्यूमिनियम की हो, नहीं तो फिर हम चाहें तो हमारे कोई बड़े बड़े पत्थर की जो लंबी कटिंग है हम उससे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, आफ्टर इट इज़ क्योर्ड
इट इज़ ग्राउंड ऑन पॉलिश्ड स्मूथ अदरवाइज फिनिश्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्मली टेक्सचर। तो भैया हम इसको इसलिए आफ्टर जब ये पूरी बन जाती है, केवल बन गई पूरी, उसके बाद हम इसे पॉलिश कर देते हैं स्मूथ अच्छी घिस घिस के। जब अपने आप मशीन आती है ग्राइंडर, हम उससे घिस के इसकी पूरी पॉलिश कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि भाई यूनिफॉर्म टेक्सचर दिखता है सब जगह, और इसी को हम टेराजू बोलते हैं। एक टाइप का डेकोरेटिव फ्लोर है। आप ये देख रहे हैं सामने की तरफ बच्चों, देखिए बहुत सारे स्टोन रैंडमली जमा दिए गए हैं, उसके आसपास मिट्टी भर दी गई है, और इसको आखिर में सीमेंट ग्राइंडर से पॉलिश कर दिया जाएगा। अब बच्चों जब बात आती है इसके बाद कि भैया टेराजू फ्लोर, तो टेराजू फ्लोर मैंने आपको ये बता दिया, टेराजू फ्लोर बहुत ज़्यादा एक डेकोरेटिव टाइप ऑफ फ्लोर है, बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है। अब बच्चों जब हम बात करते हैं तो इसके बाद, अब देखिए मैंने बिल्डिंग में आपको जब एलिमेंट्स पढ़ाने की शुरुआत करी तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि भैया एक बिल्डिंग में फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि फाउंडेशन इज द एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग विच ट्रांसफर द लोड ऑफ होल बिल्डिंग टू द सॉइल। ठीक है, फिर फाउंडेशन को मैंने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक होती है डीप फाउंडेशन, एक होती है सैलो फाउंडेशन। तो मैंने पहले ज़मीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, ज़मीन के अंदर मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे जो कंस्ट्रक्शन करते हैं। फिर मैंने आपको बताया प्लिंथ बीम क्या होती है, कि अ बीम विच connects all column and which bear the load of walls and send this load to फाउंडेशन इज नोन एज प्लिंथ बीम। आप इसकी डेफिनेशन ऐसे पढ़ सकते हैं भैया कि एक ऐसी बीम जो वॉल्स के लोड को बियर करेगी और उसको ट्रांसफर कर देगी फाउंडेशन में सेफ्टी के साथ, तो भैया हम उससे प्लिंथ बीम कहते हैं। फिर हम उसके बाद बढ़ा तो मैंने आपको फ्लोर पढ़ाया। तो फ्लोर पढ़ाने के बाद जब हमने फ्लोर पढ़ा तो फ्लोर के बाद हमारा अगला स्टेप जो आता है वो आप जानते हैं कि फ्लोर के बाद हम आ जाते हैं वॉल पे। लेकिन वॉल से पहले एक और एलिमेंट आता है बिल्डिंग का, उसको हम कहते हैं कॉलम। अब कॉलम क्या होता है, अब कॉलम तो मैंने आपको बताया नहीं, कॉलम भी तो जमीन आके फाउंडेशन से उठ के ऊपर आ रहा है। तो बेटा कॉलम एक ऐसा एलिमेंट है बिल्डिंग का जो काम आता है लोड को ट्रांसफर करने के, या फिर पूरी बिल्डिंग का एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। जैसे स्लैब का वजन बीम में आता है, बीम का वजन कॉलम में आता है, कॉलम का वजन फ्लोर में, फ्लोर के बाद फाउंडेशन प्लिंथ बीम में, प्लिंथ बीम के बाद सीधे जमीन में, फाउंडेशन और जमीन में। तो अब हम जब कॉलम की बात करें तो आपके दिमाग में एक सवाल उठ सकता है कि सर ने कॉलम के बारे में क्यों नहीं बताया। तो कॉलम एक आरसीसी स्ट्रक्चर है बेटा, मकान के चार कोनों में चार कॉलम होता है। वैसे हम आप जब आप आगे आरसीसी पढ़ेंगे, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, तो वहाँ पे ये कुछ लिमिटेशन होती हैं कि कितनी डिस्टेंस में कितना कॉलम होने चाहिए या कितने कॉलम एक साथ होने चाहिए एक मकान के हिसाब से, कितने कॉलम हमें वहाँ पे बनाने चाहिए, लोड कितना आ रहा है। क्योंकि कॉलम का बेसिक जो मतलब है वो ये है कि भाई वो ऊपर से जो लोड आ रहा है मतलब सुपर स्ट्रक्चर से, उसको वो ट्रांसफ़र करेगा प्लिंथ बीम में, और प्लिंथ बीम जो है उसे उसको ट्रांसफ़र करेगी सॉइल में, सॉरी फाउंडेशन में, और फिर फाउंडेशन से सॉइल में। तो कॉलम हम पढ़ेंगे बेटा, ये पूरा एलिमेंट जब ये फ्लोर और विंडो डोर वगैरह पढ़ने के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बाद वो बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बेटा वॉल्स की। अब वॉल्स बेटा जो होती हैं, वॉल्स आप जानते हैं कि बिल्डिंग में जो वॉल्स होती हैं बेसिकली दो टाइप से वॉल का कंस्ट्रक्शन होता है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रिक्स की जो ब्रिक्स की वॉल्स का यूज़ होता है, और नॉर्मली आप आपने तो ब्रिक्स की ही देखी होंगी। और इसके बाद ब्रिक्स के अलावा स्टोन की वॉल्स भी होती हैं पुराने मकानों में, और इसके पहले बहुत मोटी मोटी वॉल्स होती थी। जब लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता था, जब पहले कॉलम आपके जो कॉलम बीम नहीं होते थे, तो हम क्या करते थे वॉल की थिकनेस को बढ़ा देते थे। अब जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आप जानते हैं कि ग्राउंड की कीमत बढ़ते जा रही है, मतलब ज़मीन की कीमत जो है वो बहुत बढ़ते जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम जितना भी पैसा अदा कर रहे हैं या जितना भी पैसा हमको हमारा कस्टमर दे रहा है, हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम उससे यूज़ करने के लिए दें। तो वॉल्स बेटा एक ऐसा एलिमेंट है बिल्डिंग का कि जो बिल्डिंग का एरिया अडॉप्ट करती है। मतलब आप जानते हैं कि वॉल ज़्यादा थिकनेस में हो जाएगी तो उससे वॉल्स अपने उसका फ्लोर अपने कारपेट एरिया कम हो जाएगा। अब बात आती है, मैंने कारपेट एरिया यहाँ पे आपसे बोला, तो कारपेट एरिया किसे कहते हैं। कारपेट एरिया का मतलब होता है कि अ एरिया और एन एरिया वेयर वी कैन लेड अ कारपेट। अब आप जानते हैं कि वॉल के नीचे तो कारपेट बिछाया नहीं जा सकता, कारपेट बिछाया जाता है वॉल को छोड़ के। तो बस वॉल जितनी ज़्यादा बड़ी या छोटी या थिकनेस ज़्यादा होगी उतना एरिया हमारा कारपेट का कम होगा। तो ये बताना ज़रूरी इसीलिए था बच्चों, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि भाई हम वॉल ऐसी बनाएं कि
हम हमारे बिल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कस्टमर का कारपेट एरिया ख़राब करना चाहें, है ना। तो अब जब ब्रिक मेसनरी की बात आती है तो ब्रिक मेसनरी का सबसे पहला पॉइंट है कि ब्रिक मेसनरी इज़ अ हाईली ड्यूरेबल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो भैया ब्रिक मेसनरी जो है एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो बहुत सालों तक चलता है। दूसरा पॉइंट, इट इज़ बिल्ट बाय प्लेसिंग ब्रिक इन मोर्टार in a systematic manner to construct solid mass that withstand exerted load। ये इस तरीके से बनाया जाता है कि भैया उसमें सिस्टमेटिक मैनर में हम ब्रिक के कंस्ट्रक्शन को ऐसे बनाएं कि वो लोड को एक्सर्ट कर दे, सॉइल में एक्सर्ट कर दे मतलब कि भेज दे। ठीक है, इसके बाद लिखा है देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ब्रिक्स एंड नंबर ऑफ मोर्टार विच कैन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी का मतलब है बेटा कि ब्रिक ईंटों की जुड़ाई। ठीक है, तो जब हम मैसनरी का मतलब होता है वो चीज जिसको हम एक साथ एक एक करके जोड़ सके विद द हेल्प ऑफ मोटार और एनी एडहेसिव मटेरियल। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ब्रिक्स एंड नंबर ऑफ मोटार एंड। ठीक है, तो भाई कितने भी टाइप के, 4 टाइप के ब्रिक्स आप जानते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। तो आप जानते हैं फोर्थ क्लास किसी काम की नहीं होती, थर्ड क्लास हम फ्लोर में यूज़ कर लेते हैं, सेकंड और फर्स्ट का ही हम यूज़ करेंगे वॉल बनाने के लिए, क्योंकि वॉल एक ऐसा ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब जब बेटा बात करोगे मोटार की, टाइप ऑफ मोटार में, तो आप चाहे तो सैंड सीमेंट यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो लाइम सीमेंट, लाइम सैंड सीमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो लाइम और सैंड कर सकते हो। तो ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस मटेरियल को जोड़ने के लिए आप कौन से मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो टाइप ऑफ ब्रिक्स भी अवेलेबल है आजकल, जैसे आप एक ग्रे कलर के ब्रिक देखते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक हम उसको बोलते हैं। कुछ कुछ लोग उनको जैसे मतलब आप सीमेंट की ब्रिक आप समझते हैं, सीमेंट की ब्रिक नहीं होती भैया, वो होती है फ्लाई ऐश ब्रिक। तो टाइप ऑफ ब्रिक्स भी मार्केट में अवेलेबल है, हम चाहें तो रेड वाली क्ले ब्रिक्स लगाएं या फिर फ्लाई ऐश ब्रिक भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद बेटा ये लिखा हुआ है कि द बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी विच एडेयर मतलब कि झेलता है ब्रिक्स टुगेदर इज प्रोड्यूस्ड बाय फिलिंग जॉइंट्स बिटवीन ब्रिक्स एंड सुटेबल मटेरियल। तो जो बॉन्ड जो बनता है ब्रिक मैसनरी में वो ही उस लोड को बियर करता है और उस सारे जॉइंट्स को भर के हमारे एक ब्रिक को एक पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। तो उसको ध्यान से अपन पढ़ेंगे अपन। इसके बाद अगला, स्पेशल के क्वेश्चंस शैल बी प्रैक्टिस्ड व्हाइल मोर्टार इज मिक्स एंड प्लेस्ड सिंट ग्रेटली इफेक्टेड परफॉर्मेंस। तो भैया ये कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए क्योंकि मैसनरी स्ट्रक्चर में ताकत ब्रिक्स में नहीं, ब्रिक्स के जोड़ में होती है। तो आप ये देखिए कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम ब्रिक्स की लेयर बिछाते हैं या ब्रिक्स को एक तरफ हम उसको बिछाना शुरू करते हैं तो पहले हम एक ब्रिक बिछाएंगे, फिर हम उसके बाद मसाला लगाएंगे, उसके सारे कोनों में मसाले भरेंगे, फिर उसके बाद हम एक और ब्रिक का पट्टा लगाएंगे। लेकिन कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि ब्रिक एक दूसरे के ऊपर एक जैसी ना आए। हम क्या करते हैं, एक लेयर ब्रिक की बिछाएंगे और अगली लेयर में ब्रिक में इसके बाद गैप देके छोड़ देंगे या फिर वहां पे कोई बड़ा पट्टा लगाएंगे। मैं अभी बताऊंगा वो आपको क्यों। अब बच्चों जो जो आप ये सामने देख रहे हो ये है हेडर बॉन्ड। तो अब हेडर बॉन्ड, अब देखो ब्रिक वॉल जो है, वॉल इज अ मैसनरी कंस्ट्रक्शन। अब मैसनरी 2 टाइप से होती है, एक होती है ब्रिक, एक होती है स्टोन। अभी हम बात कर रहे हैं ब्रिक की। तो भैया ये मैसनरी स्ट्रक्चर है तो मैसनरी ही बॉन्ड है, क्योंकि ब्रिक को आसपास में जोड़ना ही बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो आप ये सामने देख रहे हैं ये है हेडर बॉन्ड। अब मैंने आपको, जैसे जानते हैं आपकी एक ब्रिक में 3 चीजें होती हैं, एक होता है स्ट्रेचर, एक होता है हेडर, एक होता है फ्रॉग। फ्रॉग का मतलब वो पोर्शन जिसके ऊपर गड्ढा बना हुआ होता है। हेडर का मतलब ये कि भाई वो पोर्शन जो उसका हेड कहलाएगा, मतलब कि जहाँ पे उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगी, जिसको आप कहते हैं भाई 9x9x9। और जहाँ पे स्ट्रेचर की बात आती है तो स्ट्रेचर की जो डायमेंशन है वो 19x9 होती है। मतलब कि वो जो लंबा वाला पोर्शन जिसमें उसकी मतलब एक रेक्टेंगल दिखता है, एक में स्क्वायर दिखता है, एक में रेक्टेंगल दिखता है, तो जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन है वो कहलाता है स्ट्रेचर। तो हेडर बॉन्ड मतलब कि हेडर बॉन्ड मतलब कि एक ऐसा बॉन्ड जिसमें हमें सिर्फ हेडर शो हो। तो छोटे छोटे हेडर हम इस हिसाब से जमाते हैं कि हेड हम उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग वहां पे ब्रिक को खड़ा खड़ा लगा देते हैं, जिससे हमें सिर्फ सामने हेडर शो होता है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये छोटे छोटे मैंने एरो बनाए हैं कि भाई आप देखिए यहाँ पे कि भाई ये जो सामने एरो, ये जो ब्रिक्स बनी हुई हैं, ठीक है, तो ये जो ब्रिक्स एक के बाद एक के बाद एक हेडर लगे हुए हैं। लेकिन आप ये देख पा रहे होगे बेटा कि यदि सारी ब्रिक्स एक तरीके, सारे ब्रिक का साइज तो एक ही है, तो जब मैं ब्रिक्स को एक के नीचे एक जमा रहा हूँ या एक के ऊपर एक जमा रहा हूँ तो ब्रिक जो है वो इस एक की पूरी लाइन जो है वो एक के ऊपर एक आनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ
कि आप देखिए कि वो जो येलो वाली पट्टी है वो बीच में से आगे पीछे हो रही है, अल्टरनेट पोस्ट हो रही है। तो ये इस हिसाब से बनाई जाती है बेटा वॉल, कि जो लोड कल को आएगा बिल्डिंग में वो कहीं ऐसा ना हो कि मोटार के बीच में से क्रॉस हो जाए, और कहीं से यदि हमारी ब्रिक खराब हो या हमारी जोड़ाई खराब हो तो वो पूरी ब्रिक वॉल को डैमेज कर दे। यदि ब्रिक आगे पीछे करके जमाएंगे तो हमारी बिल्डिंग में ताकत अच्छी आएगी। तो आपने बस वही देखा कि देखिए सारे हेडर एक दूसरे के अल्टरनेट जमे हुए हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे, लेकिन उस एक सब एक के नीचे एक नहीं आए हैं। तो हेडर बॉन्ड की बात करेंगे बच्चों अपन जब, तो हेडर बॉन्ड वो बॉन्ड जहाँ पे हमें हेडर ही हेडर दिखेंगे सामने की तरफ। फिर इसके बाद दूसरा देखिए आप बेटा, इसके अलग पिक्चर में आपको लेफ्ट हैंड में शो हुई स्ट्रेचर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। तो हेडर बॉन्ड आप जान पा रहे हैं कि बहुत एक पुराना बॉन्ड है जो सालों से यूज़ आ रहा है, आजकल बिल्कुल माइनर पे, और हो सकता है कहीं यूज़ भी ना हो रहा हो। ठीक है, अब आती है बच्चों स्ट्रेचर। तो अब भैया जब हम सिर्फ सामने स्ट्रेचर को ही देख पाएंगे तो वो कहलाएगा स्ट्रेचर बॉन्ड। ठीक है, आप जैसे देख पा रहे हैं बच्चों, हेडर बॉन्ड में हमें सिर्फ हेडर दिख रहा था, स्ट्रेचर बॉन्ड में हमें स्ट्रेचर दिख रहा है। तो आप देख पा रहे हैं सामने देखिए ब्रिक अल्टरनेट प्लेस है कि भैया हेडर स्ट्रेचर के नीचे स्ट्रेचर नहीं आया, एग्जैक्ट देखो थोड़ा बहुत आगे पीछे। इससे ब्रिक की ताकत बनती है, इससे बॉन्ड की ताकत बनती है ना। तो आपसे यदि कोई पूछे कि हेडर बॉन्ड किसे बोलते हैं और स्ट्रेचर बॉन्ड किसे बोलते हैं, तो आपको यही बताना है कि जब मैं सामने से खड़े होकर वॉल को देखूं, जब मुझे हेडर ही हेडर दिखेंगे तो मैं उसे हेडर बॉन्ड बोलूँगा, जब मुझे स्ट्रेचर ही स्ट्रेचर दिखेंगे तो मैं उसे स्ट्रेचर बॉन्ड बोलूँगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? हेडर की डायमेंशन 9 × 9 × 9 होती है। 9 उसकी लंबाई होती है सेंटीमीटर, 9 उसकी ऊंचाई होती है सेंटीमीटर में, और 9 उसकी चौड़ाई होती है सेंटीमीटर में। तो भैया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 9 9 9 है, तो वो कहलाएगा हेडर। ये ब्रिक में ब्रिक का हेड होता है। और स्ट्रेचर में क्या होता है? 19 × 9 × 9, मतलब कि जहाँ पे जो जो डायमेंशन है वो 9 9 और 19 होगी, मतलब कि 9 सेंटीमीटर लंबी, 9 सेंटीमीटर चौड़ी, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई ऊंची और 19 सेंटीमीटर चौड़ी। तो वो जो लंबा वर्टिकल, मतलब कि एक ऐसा पोर्शन दिखेगा ब्रिक में जो एक पोर्शन लंबा होता है, तो हमको जब सामने से दिखेगा तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। तो आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में बच्चे सबसे ऊपर। इसके बाद लिखा हुआ है बेटा इंग्लिश बॉन्ड। तो हेडर और स्ट्रेचर तो बहुत पुराने बॉन्ड हैं जो सालों पहले चलते थे, आजकल नहीं चल रहे हैं। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं इंग्लिश बॉन्ड की, जो बहुत कॉमन है आजकल। आप देख रहे हैं कि एक लेयर पूरी स्ट्रेचर की है, दूसरी लेयर हेडर की है। तो आप देखिए बॉटम से कि बॉटम वाली लेयर स्ट्रेचर की है, स्ट्रेचर के ऊपर जो है आपकी फिर हेडर की लाइन बिछी हुई है, फिर उसके ऊपर वाली लाइन स्ट्रेचर की है, फिर उसके ऊपर वाली लाइन हेडर की है। ठीक है, तो भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जब अल्टरनेट तौर पे ब्रिक को जमाया जाए कि भैया सामने जो दिख रहा है वो इस हिसाब से दिखे कि एक लाइन जो बॉटम से उसकी लेटरली उसके लेंथ के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, जब पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग उसकी एक हॉरिजॉन्टल में या आपकी स्ट्रेचर बिछे हुए हैं, तो उसके बाद हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। ये मैं एक के ऊपर एक की बात कर रहा हूँ बच्चों। तो इसे हम कहते हैं इंग्लिश बॉन्ड। आप डायग्राम देख के समझ पा रहे होंगे, ऊपर से दूसरे नंबर का डायग्राम की एक लेयर स्ट्रेचर की है, दूसरी लेयर हेडर की है, फिर तीसरी लेयर स्ट्रेचर की है, चौथी लेयर हेडर की है, फिर उसके बाद अगली लेयर स्ट्रेचर की है, फिर उसके बाद अगली लेयर आपकी हेडर की है। तो ये इंग्लिश बॉन्ड हो गया। अब जो सबसे कॉमन है, जो फ्लेमिश बॉन्ड आपने देखा सामने की तरफ आपको दिख रहा है फ्लेमिश बॉन्ड। जैसे हेडर बॉन्ड में बेटा सारे हेडर दिख रहे थे, स्ट्रेचर बॉन्ड में सारे के सारे स्ट्रेचर दिख रहे थे, इंग्लिश बॉन्ड में एक लाइन स्ट्रेचर की दिख रही थी, अगली लाइन हेडर की दिख रही थी। फिर इसके बाद इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है बेटा, हम ब्रिक को इस तरीके से प्लेस करते हैं कि अल्टरनेटिवली एक ब्रिक हमारी और दो ब्रिक हमारी, एक ब्रिक हमारी हॉरिजॉन्टल आएगी और अगली ब्रिक हमारी वर्टिकल आएगी। तो ये बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा जब आप किसी भी, जैसे जब आप किसी भी ब्रिक्स के बॉन्ड को देखोगे, तो उसको जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ब्रिक हम यूज कर रहे हैं, तो पहले मैंने आपको बताया कि एक पूरी लाइन हेडर की है, एक पूरी लाइन स्ट्रेचर की। यहाँ पे ऐसा नहीं, हम अल्टरनेटिवली ब्रिक्स को यूज कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल फिर एक वर्टिकल, फिर एक हॉरिजॉन्टल फिर एक वर्टिकल, फिर एक हॉरिजॉन्टल फिर एक वर्टिकल। तो आप देखिए, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक स्ट्रेचर है, फिर एक हेडर है, फिर एक स्ट्रेचर है, फिर एक हेडर है, फिर एक स्ट्रेचर, फिर एक हेडर। तो ये चार टाइप के जो बॉन्ड हैं बेटा, ये बहुत कॉमनली बिल्डिंग में यूज होते हैं। तो अब जब आप इसको देख रहे हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ईडी में आपने तीन चीज़ें पढ़ी होंगी।
प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। प्लान का मतलब होता है टॉप व्यू, सेक्शन का मतलब होता है कि कटिंग व्यू, और एलिवेशन का मतलब होता है फ्रंट व्यू। तो जब आप किसी ब्रिक को सामने से खड़े होकर देखेंगे, ब्रिक वॉल को सामने से खड़े होकर देखेंगे, तो आप ये देखते हैं कि भाई जब आपको अल्टरनेट तौर पे एक हेडर और एक स्ट्रेचर एक के बाद एक लेंथ के अलोंग अलोंग दिख जाएंगे, तो वो कहलाते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है बच्चों। अब अपन जब इसके बाद अब डायग्राम में ध्यान से देख सकते हैं, चाहे तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। हेडर बॉन्ड में सिर्फ हेडर दिख रहे हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड में सिर्फ स्ट्रेचर दिख रहे हैं, इंग्लिश बॉन्ड में एक लाइन स्ट्रेचर की है तो एक लाइन हेडर की है, लेकिन फ्लेमिश बॉन्ड में एक आपका एक उसका स्ट्रेचर दिख रहा है, एक हेडर दिख रहा है, फिर एक स्ट्रेचर, फिर एक हेडर, फिर एक स्ट्रेचर, फिर एक हेडर। इस हिसाब से हम बात करते हैं बेटा, है ना। इसके बाद बच्चों जब अपन अगले बात करेंगे कि ये आपने देखा है ना, तो इसके बाद अपन बात कर रहे हैं अगला, फिर आता है स्टोन मैसनरी। अब स्टोन मैसनरी क्या होती है बेटा, स्टोन मैसनरी की बात करेंगे अपन, तो जब स्टोन मैसनरी पे स्टोन मैसनरी मतलब कि अब जब हम वॉल की जो जुड़ाई है या वॉल को हम जो बना रहे हैं, यदि वो हम स्टोन से बनाएंगे तो ये कहलाएगी स्टोन मैसनरी। या फिर मतलब जो पार्टीशन वॉल है या जो भी वॉल को हम बना रहे हैं, यदि वो स्टोन की बन रही है और स्टोन की एक दूसरे से हम जोड़ रहे हैं मोर्टार के साथ, तो हम उसे बोलेंगे स्टोन मैसनरी। तो एक बार अभी देखते हैं कि किसको बोलते हैं। डेफिनेशन देखिए, स्टोन मैसनरी इज अ टाइप ऑफ बिल्डिंग मैसनरी कंस्ट्रक्शन दैट यूज स्टोन एंड मोर्टार। तो जैसे हम ब्रिक मैसनरी में ब्रिक और मोर्टार का यूज कर रहे थे, हम स्टोन मैसनरी में स्टोन और मोर्टार का यूज करेंगे। This construction technique is used for building foundation, floor, retaining wall, arches, walls and column। तो जब हम बेटा मकान बनाएंगे या जब भी हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, तो ये वाली जो टेक्निक है ये फाउंडेशन में भी यूज़ होती है, फ्लोर्स में भी यूज़ होती है, रिटेनिंग वॉल में भी होती है, आर्चेज में भी होती है, वॉल्स में भी होती है और कॉलम में भी होती है। फाउंडेशन मैंने आपको बता दिया कि फाउंडेशन में हम जिस टेक्निक से यदि हम वो फाउंडेशन जो बना रहे हैं, यदि हम उसको सिर्फ स्टोन से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइम और विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, तो वो भी स्टोन मैसनरी कहलाएगा। फ्लोर्स मैंने आपको अभी बताया कि अ लेवल्ड सरफेस और अ स्मूथ सरफेस इज नोन एज फ्लोर। रिटेनिंग वॉल आप यहाँ पे पहली बार सुन रहे हैं। रिटेनिंग वॉल बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी भी चीज़ को रिटेन करता है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब जहाँ पे कोई पोर्शन पहाड़ वगैरह खुदा हुआ रहता है, तो वहाँ पे हम स्टोन को जमा देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मोटार। उससे ये होता है कि वो जो वहाँ पे अर्थ फिलिंग भरी हुई है वो हमारे रोड को या हमारे जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसके आसपास वो डैमेज नहीं करेगी, है ना। तो रिटेनिंग वॉल मतलब कि एक ऐसा कंस्ट्रक्शन जो किसी चीज़ को रिटेन करे, रोक के रखे, है ना। तो भाई डैम के बाजू में जो वॉल होती है जिसमें पानी रोका जाता है, वो भी रिटेनिंग वॉल होती है। आप कई जगह गौर करेंगे भाई, जैसे देखिएगा कि भाई कई जब मकान जैसे आजू बाजू के मकान खोदे जाते हैं तो पहले रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है। रिटेनिंग वॉल का मतलब है कि जो मिट्टी को रोक के रखें। रिटेनिंग वॉल पानी के स्ट्रक्चर में नहीं होगी, रिटेनिंग वॉल अर्थ के केस में आती है। जब हमें मिट्टी का कटाव को रोकना है और हम उसके बाजू में एक पूरी वॉल बना देते हैं कि जो मिट्टी है उसके आगे नहीं सरकेगी, हम उसे कहेंगे रिटेनिंग वॉल। इसके बाद आर्चेज, आप एक नया टॉपिक पढ़ आज एक सुन रहे हैं। आर्चेज का मतलब क्या होता है बेटा, आर्च एक टाइप की टेक्निक है जिसमें हम दो वर्टिकल कॉलम होते हैं और एक सेमी सर्कल के आसपास उसका एक स्ट्रक्चर होता है जो उसके लोड को बियर करेगा। सेमी सर्कल मतलब कि उल्टा यू, इन्वर्टेड यू की बात करूंगा मैं। जैसे एक यू के शेप को यदि मैं डायरेक्ट अपोजिट कर दूंगा तो वो कहलाएगा आर्च। आपने अक्सर ये ट्रेन के ब्रिजेस में देखा होगा, आपने अक्सर ये नॉर्मली जब आप ट्रैवल करते हैं तो पुराने पुराने वो एरिया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन पहले से हो गया है, तो वहाँ पे रेलवे पहले ये बहुत अच्छी ये टेक्निक यूज़ करती थी, आर्चेस। तो वो भी आपके स्टोन के बनते हैं। फिर लिखा है कि द स्टोन यूज्ड फॉर मेसनरी कंस्ट्रक्शन आर नेचुरल रॉक्स। तो भैया जो स्टोन का हम यूज़ करेंगे तो वो रॉक से आपकी क्वेरी करके आएंगे। क्वेरी का मतलब है कि निकालना, QUARRY। क्वेरी मतलब होता है कि स्टोन को निकालना रॉक से, है ना।
इसके बाद लिखा है कि दीज नेचुरल रॉक्स आर कट एंड रेस्ड इनटू प्रॉपर शेप इन ऑर्डर टू यूज इन अ मैसनरी कंस्ट्रक्शन। तो मैसनरी के हिसाब से जो हमारी डिमांड है हम उसके हिसाब से ये करते हैं कि हम हमारी रॉक्स को उसी हिसाब से काटते हैं जिससे हमारा वो जो पत्थर निकल रहा है वो हमारा यूज़ हो जाए मैसनरी कंस्ट्रक्शन बनाने में। स्टोन आर वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल। तो भैया अब एक बात आप और जानते हैं कि स्टोन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट मतलब कि सिम अब ये हम बिना बनाए जो बना बनाया हमें मार्केट में अवेलेबल होता है, जो हम अर्थ से ले सकते हैं, जो अर्थ की प्रकृति से हम ले सकते हैं। आप जानते हैं अपने आप में बहुत हार्ड मटेरियल, बहुत ड्यूरेबल मटेरियल, बहुत आसानी से अवेलेबल होने वाला मटेरियल। तो बेटा स्टोन मैसनरी को दो भागों में बांटा गया है। एक स्टोन मैसनरी होती है रबल, एक होती है एसएलआर। तो वो हम नाम से जब पढ़ेंगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों सामने की तरफ आपको ये दिख रहा है रबल मैसनरी। तो रबल मैसनरी और एसएलआर मैसनरी सिर्फ स्टोन के टाइप में ये दो ही टाइप होते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों सामने की तरफ आपको दिख रहा है कि स्टोन एक रैंडमली किसी भी साइज और इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइजेस और इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप स्टोन जमा दिए गए हैं आपके सामने, आप ये देख पा रहे हो है ना। तो आप जब बच्चों ये देख रहे हो सामने कि रैंडमली जब स्टोन जमा दिए जाएंगे बिना किसी मोटार मतलब सॉरी विद द हेल्प ऑफ मोटार के, तो हम उसे कहेंगे रबल मैसनरी। रबल का मतलब आप समझ लीजिए कि रैंडमली इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप और इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे बच्चों कि कोई स्टोन बहुत बड़ा है, कोई स्टोन छोटा है, कोई स्टोन खाली है, कोई स्टोन पतला है, कोई स्टोन आप देख पा रहे हैं, कोई स्टोन जो है वो आपका मोटा है। किसी भी जगह हमें बस जहाँ जगह मिली हमने वहाँ पे स्टोन को भर दिया। आप ये देख पा रहे होंगे सामने फोटो में बच्चों सामने। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है एसएलआर मैसनरी। एसएलआर मैसनरी बेटा क्या होता है? एसएलआर मैसनरी के लिए मैं बात करूं तो एसएलआर मैसनरी जब हम स्टोन को प्रॉपरली कट करके और एक बराबर शेप में बना के हम उसको यूज़ करेंगे तो वो कहलाएगा एसएलआर मैसनरी। तो बच्चों यदि मैं आपको समझाऊं कि स्टोन मैसनरी को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है रबल मैसनरी, एक होता है एसएलआर। तो आप इसको सिंपल भाषा में डिफरेंशिएट करिए या फिर डिफाइन करिए कि भैया जब हम स्टोन को रैंडमली इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेक्सचर हम कैसे भी स्टोन को कहीं पे भी लगा दें और उसको हम आपके मोर्टार से जोड़ दें तो वो कहलाएगा रबल। ठीक है, रबल का मतलब आप RUBBLE रबल। आप देख पा रहे हैं सामने फोटो में कि वहाँ पे एक पत्थर बहुत बड़ा दिख रहा है, उसके बाजू का कोई शेप नहीं है, फिर उसके बाजू वाला कोई शेप नहीं है, फिर बीच में कोई खाली जगह पे हमने स्टोन भर दिया, फिर उसके ऊपर से सीमेंट डाल दी। तो हम सिर्फ इतना समझिए, आपको दो भाग समझना है कि स्टोन मैसनरी को दो भागों में बांटा गया है। एक है रबल, एक है एसएलआर। एसएलआर का मतलब सिंपल स्टोन को प्रॉपर रेक्टेंगल शेप में काट के या स्क्वायर शेप में काट के हमने इसकी ब्रिक वॉल बनाई, ठीक है, तो वो कहलाएगा एसएलआर। और यदि हमने रैंडमली कहीं पे भी कोई भी पत्थर उठाया और कहीं पे भी जमा दिया वो कहलाएगा रबल मैसनरी। तो ये एक मेजर फर्क है बेटा आपके आपके स्टोन मैसनरी के दोनों पार्टों में, एक रबल में और आपके एसएलआर में, है ना। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो सामने की तरफ, जो आप सामने आपके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं स्टोन मैसनरी के, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करते हैं कि आज भी कुछ कुछ कस्टमर हमारे डिमांड करते हैं कि हमें स्टोन की वॉल्स चाहिए। कारण क्या होता है कि ये दिखने में एक डेकोरेटिव टाइप का एक अलग लुक देते हैं, इस वजह से। तो अक्सर आप देखेंगे आजकल वॉल टाइल भी स्टोन के कलर में आने लगी है, जिससे वो लुक जो है वो बहुत अच्छा दिखे या उसका एस्थेटिक व्यू है जो वो बहुत अच्छा हो। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, ब्रिक मैसनरी और स्टोन मैसनरी में क्या फ़र्क है। ब्रिक में हम ब्रिक्स को जोड़ते हैं, स्टोन में हम स्टोन को जोड़ते हैं। दोनों में जो बाइंडिंग मटेरियल है वो सीमेंट है। अब चाहे हम डायरेक्ट पानी मिला के यूज़ करें, हम चाहे या तो डायरेक्ट उसमें मोटार मिला के यूज़ करें। ठीक है बच्चों, तो अभी हम जिस बारे में बात कर रहे थे मैंने ब्रिक मैसनरी पे, तो एक टॉपिक अभी हमसे स्किप हो गया है, ब्रिक मैसनरी की थिकनेस। एक बात मैं आपको जस्ट ओवरव्यू ले रहा हूँ, इसके बाद वैसे हम इस पर ब्रीफ डिस्कशन नहीं करेंगे जैसे अभी तक हम सब एक बार रिपीट करते हैं, फिर अगले बार हम उसे पूरा उसको ब्रीफ में पढ़ते हैं। हम इसी टॉपिक को आज ही वाइंड अप करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि एक ब्रिक वॉल की जो थिकनेस है बेटा,
कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली 8 इंची और 4 इंची वॉल होती है। यदि कोई वॉल 1 इंच की बनाई जाएगी लेंथ के अकॉर्डिंग, तो वो कहलाएगी आपके 4 इंची वॉल। 4 इंच का मतलब आप जानते हैं 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, तो 4 इंच में 10 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि 9 सेंटीमीटर एक ब्रिक की थिकनेस होती है, 9 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगी, उसके आसपास अपन प्लास्टर कर देंगे। तो 4 इंची वॉल मतलब सिंगल ईंट की वॉल, और 8 इंची वॉल का मतलब है डबल ईंट की। 8 इंच मतलब कितना हो जाता है, 8 का मतलब हो जाता है कि भैया 2.5 के हिसाब से 18, है ना, 18 सेंटीमीटर। 18 आप जानते हैं भैया, आपकी जो आप जो ब्रिक बिछा रहे हैं, आपकी जो ब्रिक भी आप बिछाएंगे तो वो उसकी 19 उसकी थिकनेस होगी, और इसके बाद जब आप उसे यूज़ करेंगे तो भैया उसके आसपास दोनों तरफ प्लास्टर कर देंगे। तो यदि आपसे कोई बोले कि भैया ब्रिक वॉल तो 2 टाइप की होती है, एक होती है 4 इंच और एक होती है 8 इंच, तो आप ध्यान रखें कि 8 इंच और 4 इंच उसकी थिकनेस है। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं कि हमने आज 33 चीज़ें पढ़ी। हमने ब्रिक मैसनरी और हमने स्टोन मैसनरी, और इसके अलावा हमने टाइप ऑफ फ्लोर्स के पूरे फर्दर एक डिस्कशन यहाँ पे वाइंड अप किया बच्चों। थैंक यू बच्चों।